subscribe and press the bell icon to never miss an update. किसी भी बोर्ड एस्पायरेंट के लिए लास्ट 1 मंथ बहुत क्रूशियल होता है। आइए इस लास्ट 1 मंथ में केमिस्ट्री को किस तरीके से तैयार करना है, क्या स्ट्रेटजी उसके लिए रखनी है, उस पर एक डिस्कशन करते हैं। आपके जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, इनको आप 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट से सरफेस केमिस्ट्री तक आप फिजिकल केमिस्ट्री लेकर के चल सकते हैं। देन मेटलर्जी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तक, यानी पहली किताब में 2 हिस्से आपको साफ साफ दिखाई देते हैं। सॉलिड स्टेट से सरफेस केमिस्ट्री तक फिजिकल केमिस्ट्री, देन मेटलर्जी से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तक का पोर्शन है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड द थर्ड वन जो आपकी दूसरी बुक है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो हम इन तीनों पोर्शंस को किस तरह आप लास्ट मंथ में लेके चलें उसकी बात करेंगे। आइए फिजिकल केमिस्ट्री को सबसे पहले देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 एस्पेक्ट आपकी शामिल होती हैं। पहला, जो कंसेप्ट्स हैं और फॉर्मूले हैं उनको बार बार रिवाइज करना है। दूसरी चीज दैट इज जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करना है। और तीसरा, अपनी जो वीकनेस है उनको टेस्टिंग के थ्रू डेली बेसिस पे आपको चेक करना है कि ये वीकनेस है, ये वीकनेस है, और उनको एलिमिनेट करते चलना है। अब इन 3 एस्पेक्ट को जब हम 1 बाय 1 देखते हैं तो मेरा मानना ये है कि डेली आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। सारे फॉर्मूले एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, ठीक, और उनको डेली रिवीजन का पैटर्न बनाइए। इन फॉर्मूलों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो जैसे सॉलिड स्टेट में डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, राइट, उस पे सवाल आता ही आता है। दूसरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो मोलर मास से रिलेटेड फॉर्मूला है उस पे भी सवाल आते ही आते हैं, या वांट ऑफ फैक्टर से उसको कैसे कनेक्ट करना है ये आपको ध्यान में रखना है। देन जब आप तीसरा यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर पे आते हैं तो वहाँ नर्स्ट इक्वेशन है, टेम्परेचर डिपेंडेंस है, इसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी से कनेक्टिविटी है। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनका ध्यान रखना। इसके अलावा फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस वाले फॉर्मूले, उस पर भी लगभग अल्टरनेट ईयर पे सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको आपको हर हालत में दिमाग में रखना है, मतलब एग्जाम देने जाते समय ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसके बाद जब आप केमिकल काइनेटिक्स वाला पोर्शन देखते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स वाले पोर्शन में आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी से रिलेटेड इनका जो कंपैरिजन है, पहली चीज तो वो हो गई। दूसरा, जो डिफरेंट टाइप की ऑर्डर की जो रिएक्शंस हैं उनके रेट के फॉर्मूले, रेट के यूनिट्स, हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड यूनिट्स, वहां कनेक्ट करके सवाल आ जाते हैं, ये आपको याद रखना है। सरफेस केमिस्ट्री में जो आइसोथर्म्स हैं उनसे रिलेटेड फॉर्मूले, या इसके अलावा इन पर्टिकुलर जो कोलाइडल स्टेट से रिलेटेड इक्वेशंस हैं इनको आपको डेली बेसिस पे मिनिमम रिवाइज करना ही करना है। इन सबको एक जगह लगभग इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करने के बाद इनको डेली रिवाइज करने की आदत डालिए। दूसरा, आप एक टाइम डिसाइड करें कि ये स्टिपुलेटेड टाइम है, उस स्टिपुलेटेड टाइम में आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। चाहे उस स्टिपुलेटेड टाइम में आप 4 न्यूमेरिकल कर पाएं, 5 न्यूमेरिकल कर पाएं, 1 न्यूमेरिकल कर पाएं, डेली बेसिस पर वो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, राइट। इससे आपको न्यूमेरिकल्स फेस करने की आदत आ जाएगी। तीसरा, जो टेस्टिंग वाला पॉइंट है, इस टेस्टिंग वाले पॉइंट का जो इस्तेमाल है वो आपको रैंडम टेस्टिंग पे करना है। जो भी चैप्टर आप न्यूमेरिकल्स का करने जा रहे हैं पहले उसका एक छोटा सा टेस्टिंग कर लीजिए। उसके 10 सवाल आप
टेस्टिंग में लीजिए, रैंडम मैनर में एनसीईआरटी से ही उठाइए और उनको करके देखिए कि कहाँ आप फंसते हैं, कहाँ आपको दिक्कत आती है, कौन सा फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आता, कहाँ सवाल की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही। ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस वहाँ डिफिकल्ट नहीं होंगे, थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं कई बार, जस्ट बिकॉज आपको लैंग्वेज समझ में अगर उसकी आ गई तब तो काम हो जाएगा, और अगर उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई तब वहां पर आपको क्वेश्चन कैप्चर करना मुश्किल होगा। तो ये जरूरी है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, टेस्टिंग करते रहें, जिससे कि आप जो वहां पर टर्मिनोलॉजी यूज होनी है उस टर्मिनोलॉजी को प्रॉपरली समझ पाएं, और टर्मिनोलॉजी को अगर आप प्रॉपरली समझ पाएंगे तो वहां लैंग्वेज या सवाल को नहीं समझने वाली जो स्थिति है वो पैदा नहीं हो। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है इसमें प्रैक्टिकली आपको दो हिस्से दिखाई देते हैं। एक तो इक्वेशंस वाला पार्ट है, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन है, जो कि इक्वेशंस वाला पोर्शन है, या दूसरा कंसेप्ट्स वाला पोर्शन है, दैट इज द पोर्शन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, या उसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनके कंसेप्ट्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखने होते हैं। तो यहाँ लास्ट मंथ के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो इक्वेशन वाला पार्ट है उस इक्वेशन वाले पार्ट के आप फ्लो चार्ट्स तैयार कर लें, यानी जो केमिकल इक्वेशंस हैं उन केमिकल इक्वेशंस के चैप्टर वाइज फ्लो चार्ट्स तैयार कर लें, और जो कंसेप्ट वाला पार्ट है उस कंसेप्ट वाले पार्ट को कैटेगराइज कर लें कि आप लगभग हर 3-4 दिन में पूरी किताब के कंसेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं। दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जो आपको अटैक करना है उसमें दो चीज़ें हैं। पहला, आपने केमिकल इक्वेशंस का फ्लो चार्ट बना लिया। जब फ्लो चार्ट बना लिया तो वहाँ पर एक ही पेज पर लगभग एक चैप्टर की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या प्रॉपर्टीज़ की पूरी समरी तैयार हो गई। उन फ्लो चार्ट्स को आपको बार बार देखना है। दूसरा, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, चाहे वो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स हो, चाहे वो फिनॉल और एसिटिक एसिड के एसिडिटी का कंपैरिजन हो, चाहे वो ड्रग्स का डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन हो, उसका आपको टारगेट करना है कि हर 3-4 दिन में ये सारे पोर्शंस एक बार रिवाइज हो जाएं आपकी एनसीईआरटी से। अगर ये दो काम आप पीरियोडिक बेसिस पे करते चलते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आपकी मुट्ठी में बंद होती जाती है। जो थर्ड पोर्शन है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको आप फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह से ही दो पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक पोर्शन जो केमिकल इक्वेशंस वाला है, मेटलर्जी में आपको मैक्सिमम केमिकल इक्वेशंस मिलेंगी, डीएनएफ ब्लॉक में आपको अच्छी खासी केमिकल इक्वेशंस मिलेंगी, जहां डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं K2Cr2O7, KMnO4, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक तरफ हो गई, ठीक। और दूसरी तरफ कंसेप्चुअल चीज़ें हो गई, जैसे आइसोमेरिज्म है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दूसरा नोमेनक्लेचर है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, CFT या VBT है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये जो दो कैटेगराइजेशंस हैं, एक तरफ केमिकल इक्वेशंस हो गई, मेटलर्जी, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D and F ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उनसे रिलेटेड, उनका उसी तरह से जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लो चार्ट बनाया था, उनका उसी तरह से फ्लो चार्टिंग कर लें, राइट। जो कंसेप्चुअल पोर्शंस हैं उन कंसेप्चुअल पोर्शंस में IUPAC नोमेनक्लेचर के रोज दो चार सवाल लेकर के उसकी प्रैक्टिस करें। बाकी जो कंसेप्ट्स हैं उनको इस तरह से प्लान अप करें कि लगभग 3 से 4 दिन में आप उनको रीड कर पाएं। हर 3 से 4 दिन में एक बार उनको रीड करना है, याद नहीं करना है या रिवाइज नहीं करना है, रीड करना है,
राइट। और ये रीडिंग पूरे महीने चलेगी, यानी एक बार वो सपोज मैटर है 10 पेज का या 20 पेज का, उस मैटर को आप रीड कर रहे हैं, एक दिन में 5 पेज आप रीड कर पाते हैं, 20 पेज रीड करने में आपको 4 दिन लगते हैं। 4 दिन बाद फिर फर्स्ट पेज से शुरू कीजिए और उसको रीड करते रहें, राइट। यहां पर पी ब्लॉक के ट्रेंड्स या पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर हैं, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर हैं, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर हैं, या जो जीनन है, 0 ग्रुप का एलिमेंट यानी 18th ग्रुप का एलिमेंट, उसके कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो पेपर सेट होते हैं बोर्ड के, उसमें किसी ना किसी पेपर में जरूर होती है, तो वो स्ट्रक्चर्स को बना करके एक जगह आपने रखा हुआ है, उनको रिवाइज कर रहे हैं, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। अब जब मैं सारी चीजों को आपको बता रहा हूं कि आपने केमिकल इक्वेशंस, जो भी पार्ट्स हैं उनकी केमिकल इक्वेशंस की फ्लो चार्टिंग कर ली, जो मेटलर्जी रिलेटेड पोर्शंस हैं उनकी सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किसके बाद क्या प्रोसेस आएगा, उनकी सीक्वेंसिंग कर ली, और जो कंसेप्चुअल पोर्शंस हैं उन कंसेप्चुअल पोर्शंस को आपने इकट्ठा करके उनकी रीडिंग स्टार्ट कर दी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इस तरीके से आप कैप्चर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी हैं कि ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, लेकिन इसमें टाइम को आप मैनेज कैसे करेंगे? अब मेरा ये मानना है कि सपोज आपके पास 3 आवर्स हैं, आप डेली 3 आवर्स एटलीस्ट देने भी चाहिए लास्ट मंथ में केमिस्ट्री को। इन 3 आवर्स का जो बाइफर्केशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इन 3 आवर्स में सबसे शुरुआत में 15 to 20 मिनट्स आप लगाइए, जो फॉर्मूला आप रिवाइज करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज आपने रिवाइज करें। उससे अगले 15 से 20 मिनट आप सिंप्लीफाइड वे में जो फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करने पे लगाइए, राइट। इसके बाद एक हाफ एन आवर का फिजिकल केमिस्ट्री वाला, जो न्यूमेरिकल्स वाला मैंने आपको रैंडम टेस्ट बोला है, वो रैंडम टेस्टिंग पर जाइए। वो रैंडम टेस्टिंग करने के बाद आप जो न्यूमेरिकल्स हैं हाफ एन आवर उन न्यूमेरिकल्स को करेंगे। न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आप अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स से शिफ्ट होइए कंसेप्चुअल चीज़ों की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 1 घंटा दीजिए, जिसमें कोशिश करिए कि आधा घंटे में जो फ्लो चार्ट को रिवाइज करने वाली मैंने बात बताई, फ्लो चार्ट रिवाइज करिए, और बाकी बचे हुए आधा घंटे में आप सिंप्लीफाइड वे में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करिए, राइट। अब बचा हुआ जो हाफ एन आवर है, इस हाफ एन आवर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीडिंग में डिवोट करिए, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक जो नॉर्मल दिमाग में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बैठा दिया जाता है कि बच्चे को कंटिन्यूअस 3 घंटा बैठ करके नहीं पढ़ना चाहिए, बीच बीच में गैप्स देने चाहिए, वहां पर भी एक फायदा आपको होने वाला है। गैप्स ही दे रहे हैं आप, लेकिन इनडायरेक्ट वे में दे रहे हैं। जब आप चेंज करते हैं एक पर्टिकुलर कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट पर, जब आप चेंज करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप से दूसरे टाइप पर, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इफिशिएंसी है वो इनहेंस हो जाती है। यानी जो बाइफर्केशन मैंने बताया है, अगर उस बाइफर्केशन को आप घड़ी से देख करके फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लगातार 3 घंटे बैठ करके पढ़ पा रहे हैं, आपको उठने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। आप इसमें ये कर सकते हैं कि बैठे हुए पूरे टाइम बैठे ना रहें। जब आप रिविजन्स कर रहे हैं, फ्लो चार्ट आपने हाथ में लिया हुआ है, आप उसे घूमते हुए देख सकते हैं,
ये आप कर सकते हैं, तो आपको जो लगातार बैठे रहने की स्थिति है उससे भी निजात मिल जाएगी। तो एज सच अगर मैं बात करूं, सिंपल सा तरीका है कि आप चीज़ों पे चेंज लाते रहें। अगर चेंज लाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली, मैंने जो ऑर्डर आपको बताया है वो ऑर्डर फॉलो करना जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी इफिशियंसी इंक्रीज कर जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि 1 घंटे लगातार पढ़ने के बाद 10 मिनट का गैप देवें आप। जब आपके पास टाइम कम है तो आप 3 घंटे लगातार भी पढ़ सकते हैं। उसमें आपको गियर्स चेंज करने पड़ेंगे, चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। तो जब आप 3 घंटे का कैटेगराइजेशन करके काम कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से आपको उन हिस्सों को कैप्चर करने में मदद मिलेगी। दिमाग पूरी तरह से कंसंट्रेशन में रहकर आपकी मदद करेगा।